नमस्कार, मैं प्रोफेसर राम बख्श, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम आधुनिक काव्य 2 के अंतर्गत जन संघर्ष और कविता नागार्जुन इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप जन और जन संघर्ष से कविता का क्या संबंध है, इस संबंध को समझ सकेंगे। जन कवि के रूप में नागार्जुन की पहचान कर सकेंगे। नागार्जुन की कविता की कौन कौन सी विशेषताएं उन्हें जन कवि बनाती हैं, इसे समझ सकेंगे और व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करने में नागार्जुन की भूमिका समझ सकेंगे। ये मुख्य बिंदु है जिन पर आधुनिक कविता 2 में आज हम अध्ययन करेंगे और नागार्जुन को समझने की कोशिश करेंगे। नागार्जुन आधुनिक काल के समकालीन समय के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं और ये लेकिन इनकी जो मान्यताएं हैं, ये मान्यताएं विभाजित है। कुछ रचनाकारों की दृष्टि में, कुछ लेखकों की दृष्टि में ये बहुत सम्मानित प्रगतिशील साहित्य के रचनाकार हैं और इसलिए जो वामपंथी बुद्धिजीवी और लेखक हैं वो इन्हें बहुत ही सहजता से स्वीकार कर लेते हैं और वो मानते हैं कि हमारे लेखक हैं। लेकिन जो विरोधी लेखक हैं, वैचारिक रूप से जो विरोधी हैं, वो उनको आराम से बहिष्कृत करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, ये कवि जो है राजनीतिक बातें ज़्यादा कहता है, कविता की बातें कम कहता है। इस दृष्टि से ये शमशेर बहादुर सिंह और मुक्तिबोध से अलग है। शमशेर बहादुर सिंह को सभी तरह के लोग पसंद कर लेते हैं क्योंकि उनकी काव्याभिरुचि ऐसी है, उनकी सौंदर्याभिरुचि ऐसी है कि उस सौंदर्याभिरुचि को सभी पसंद कर लेते हैं। इसी तरह मुक्तिबोध ने भी अपनी कविताओं में बहुत एक जटिल तरह का तंत्र विकसित करके कहा है और वो सीधे सीधे राजनीतिक जीवन पर कोई टिप्पणी नहीं करते, इसलिए लोग मुक्तिबोध को भी विरोधी लोग स्वीकार कर देते हैं और उनके विचारों वाले लोग भी स्वीकार कर देते हैं। लेकिन नागार्जुन के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि वो समकालीन राजनीतिक स्थितियों पर टिप्पणियां करते हैं और जो राजनीति के समर्थक और विरोधी होते हैं वो नागार्जुन के भी समर्थक और विरोधी हो जाते हैं। इसलिए थोड़े से एक कहना चाहिए कि वैचारिक कारणों से नागार्जुन एक विवादास्पद रचनाकार है, ऐसा माना जाता है। और बहुत लोग कहते हैं कि नागार्जुन हमारे भारत के संतों और भक्तों की परंपरा के कवि है। संतों और भक्तों की विशेषता ये है कि उनके लिए तो सारा समाज, सारा देश ही उनका घर है, इसलिए घर बसाकर वो अलग से रहे नहीं। उनका विवाह हुआ था लेकिन इधर उधर वो भटकते रहे, कहीं व्यवस्थित नौकरी नहीं की। तरह तरह के लोगों को उन्होंने तरह तरह की परिस्थितियों में उन्होंने देखा। वैचारिक स्तर पर भी उनका एक दर्शन नहीं है, वो मार्क्सवाद से प्रभावित हुए तो दूसरे दर्शनों से भी प्रभावित हुए। और इन सब परिस्थितियों के बीच में कुछ चीज़ें हैं जो रचनाकार को केंद्रीय लगती है और हम उनको कह सकते हैं कि यहाँ से किसी लेखक को हम समझ सकते हैं कि वो क्या है। तो नागार्जुन का जो मूल बिंदु है वो है मनुष्य। वो मनुष्य की नियति में परिवर्तन के आकांक्षी है। वो कहते हैं कि मानव जीवन ऐसा है जिसमें बहुत परेशानियां हैं और ये परिवर्तन जरूरी है और इसलिए परिवर्तन की आकांक्षा नागार्जुन की कविताओं में मिलती है और ये परिवर्तन का जो रास्ता है वो उनके अनुसार क्रांति है। और इसीलिए वो कहते हैं कि हमारे देश में क्रांति कब होगी, ये नागार्जुन की चिंता के मूल में है और इसीलिए बार बार वो इस बिंदु पर आकर के कहते हैं कि ये हो और इसीलिए वे जन संघर्ष को आवश्यक मानते हैं। जनता अपनी वास्तविक स्थिति को समझे और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करे, ये नागार्जुन की कविता की सतत चिंता। और इसलिए वो मानते हैं कि कभी होगी क्रांति, इसलिए नागार्जुन की कविता में जिसे कहना चाहिए कि जन क्रांति की लौ जलती रहती है, हमेशा उनके मन में जलती रहती है। इस लौ को जलाए रखने के लिए नागार्जुन को बहुत संघर्ष करना पड़ा। कितनी मुश्किलों से नागार्जुन ने इस लौ को बचाया होगा। तेलंगाना में आज़ादी के तुरंत बाद किसान आंदोलन हुआ था और उस समय कवि को लगने लगा था कि बस अब तो क्रांति होने वाली। उसी समय के आसपास की मनोदशा को प्रकट करती हुई नागार्जुन की एक कविता है लाल भवानी। होशियार कुछ देर नहीं है लाल सवेरा आने में, लाल भवानी प्रकट हुई है सुना कि तेलंगाने में। ये जो आवेग है, ये जो उत्साह है, ये जो जोश है, ये जो स्वागत का भाव है, ये नागार्जुन के अंदर देखने को मिलता है और वो इस एक घटना से उन्होंने इसका वर्णन किया। फिर जब देश की आज़ादी हुई तो उस समय जो कई राजनीतिक दल थे वो कहते थे कि नहीं ये आज़ादी तो सच्ची आज़ादी नहीं है, वास्तविक आज़ादी नहीं है, जनता की आज़ादी नहीं है। तो उस समय नागार्जुन ने कविता लिखी कि कागज़ की आज़ादी मिलती ले लो दो दो आने में। ये उत्साह और उमंग, ये जोश
इसको कवि को बहुत बार झटका भी लगता है कि उनको लगता है कि बस अब परिवर्तन होने वाला है, और पता चला परिवर्तन हो ही नहीं रहा। तेलंगाना का किसान आंदोलन विफल हो गया। फिर उस युग के सभी जो प्रगतिशील रचनाकार थे और जिन पर मार्क्सवाद का प्रभाव था, कम्युनिस्ट पार्टियों का प्रभाव था, उनके सामने एक बड़ा संकट आया जब स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ की राजनीति में परिवर्तन आया और सोवियत संघ की तरफ से आधिकारिक रूप से स्टालिन की निंदा हुई। और न केवल सोवियत रूस में बल्कि दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने और राजनेताओं ने स्टालिन का विरोध किया, पहले उसकी स्तुति और बाद में उसकी निंदा। इससे बहुत सारे जो चिंतक थे, विचारक थे, उनका इस विचारधारा से मोह भंग हो गया। इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ा। मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो राजनीतिक रूप से भी प्रभाव पड़ा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है वो, उसका विभाजन हो गया। और भी बहुत सारी ज्ञान और विवेक को जिसे कहना चाहिए धज्जियां उड़ा देने वाली कष्टप्रद घटनाएं मार्क्सवादी दुनिया में हुई। और इसका सबसे बड़ा झटका जो इन प्रगतिशील बुद्धिजीवियों और रचनाकारों को लगा, जो इस पर कविता लिखने जा रहे थे, तो उनको ये था कि अब हमारे जीवन में क्रांति नहीं होगी, बाद में होगी या नहीं होगी, भले ही हो जाए, लेकिन अब नहीं होगी, मैं नहीं देखूंगा क्रांति को। फिर भी नागार्जुन ने इस निराशा के माहौल में भी ये क्रांतिकारी आग की लो ये नहीं बुझी और वे हमेशा जन संघर्ष के क्रांतिकारी उभार के प्रति आशान्वित रहे। वे कम्युनिस्ट पार्टियों के विघटन जैसी घटनाओं से टूटे नहीं, और क्योंकि वो सिद्धांत पढ़ करके जीवन जीने वाले नहीं थे, बल्कि उन्होंने जीवन को अपने ढंग से जिया। और अपने ढंग से जीने के कारण कई बार क्या होता है कि राजनीतिक दलों से भी उनका मतभेद हो जाता है, तो उन्होंने सबकी निंदा की। जैसे साधु संत होते हैं, किसी एक के प्रति उतने प्रतिबद्ध नहीं होते। आपने सही किया तो आप ठीक हो, अगर आपने गलत किया तो आप एक चिमटा खाइए। तो संतों का, हमारे देश के संतों का यही था। तो नागार्जुन ने कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर भी टिप्पणी लिखी कि प्रगतिशील पार्टियों के दलपति तक हमसे ठकुर सुहाती चाहते हैं, अपनी नुक्ताचीनी सुनकर वे अंदर ही अंदर बुरा मान जाते हैं। ये जो समझ है और इस समझ को अभिव्यक्त करना उस व्यक्ति के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको माना जाता है कि ये प्रगतिशील विचारधारा और रचनाओं के। उन्होंने कहा कि भैया बाकी सब तो ठीक है, लेकिन प्रगतिशीलों के जो दलपति है उनका व्यवहार कैसा, उनका व्यवहार भी कोई खास अच्छा नहीं। इसलिए कि वो नागार्जुन किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं थे। उनको कहा ठीक है, राजनीतिक पार्टी है, अपना काम करती है, लेकिन हम जो प्रेम करते हैं, कवि जो प्रेम करता है, वो जनता से प्रेम करता है। और इसीलिए वे उनके जो विचलन पार्टियां करती है तो उसका हमेशा वो विरोध करते हैं कि आपने ये गड़बड़ किया, लेकिन अपनी जो आस्था है वो जनता के प्रति, जनता के संघर्षों के प्रति लगातार बनी रहती है। और इसीलिए वो कहते हैं कि मैं तो जनता से प्रतिबद्ध हूँ। तो एक कविता में उन्होंने लिखा, प्रतिबद्ध हूँ, जी हाँ प्रतिबद्ध हूँ, बहुजन समाज की अनुपल प्रगति के निमित्त संकुचित स्वयं की आपाधापी के निषेधार्थ, अविवेकी भीड़ की भेड़िया दशान के खिलाफ, अंधबधिर व्यक्तियों को सही राह बतलाने के लिए, अपने आप को भी व्यामोह से बारंबार उबारने की खातिर प्रतिबद्ध हूँ, जी हाँ सतदा प्रतिबद्ध हूँ। अब आप देखिए इसमें लिखा है खुद उन्होंने कि अपने आप को भी व्यामोह से बारंबार उबारने की कोशिश करता हूँ। मोह हो जाता है, मनुष्य है तो माया मोह से कहाँ तक मुक्त होएगा, को किसी किसी चीज़ से मोहाविष्ट हो जाता है। लेकिन नागार्जुन का कहना यह है कि चूंकि मैं जनता के साथ प्रतिबद्ध हूँ, बहुजन समाज की आशाओं और इच्छाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं उनसे भी अपनी बात कह सकता हूँ और उसे मुक्त हो। अब कई बार ऐसा होता है कि जो वैचारिक कवि होते हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो वैचारिक दृष्टि से संगत बने रहें, वैचारिक संतुलन उनमें बना रहे। लेकिन नागार्जुन ऐसे कवि हैं जिनकी कविताओं में वैचारिक संतुलन का बहुत बार अभाव दिखाई देता। और इसका कारण क्या है कि उनकी कविता में एक खास किस्म की आवेग धर्मिता मिलती है, जोश आ जाता है, उनको उत्साह आ जाता है, उमंग आ जाती है, और उमंग में वो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर जाता है। और इसलिए जन संघर्ष की अगर कोई छोटी से छोटी घटना हो तो उसको भी वो अतिरंजित करके दिखा देते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ी घटना हुई है और अब देखना थोड़े दिन में कुछ कुछ होएगा। नागार्जुन पे लोगों ने कहा भी कि आप जो है ये आपके अवैचारिक अंतर्विरोध क्यों आता,
क्या ये पॉपुलिज्म है, लोकप्रियतावाद है? क्योंकि सब लोग जब एक ही तरह का सोच रहे हैं तब नागार्जुन की कविता भी उसी तरह से सोचने लगती है, या आप रुकते हैं? ये जो सवाल है, हम नागार्जुन और मुक्तिबोध की तुलना करते समय देख सकते हैं कि मुक्तिबोध अपने विचारों की में संगति बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, वो निरंतर बना रहता, संगति बनी रहती। लेकिन नागार्जुन का हर बार मोह भंग होता, बहुत बार नागार्जुन का मोह भंग हुआ। एक आंदोलन से जुड़े, उस आंदोलन से मोह भंग हो गया। कम्युनिस्ट पार्टियों से जुड़े, कम्युनिस्ट पार्टियों से मोह भंग हो गया। स्टालिन से जुड़े, स्टालिन से मोह भंग हो गया। माने ये बार बार ये जो मोह भंग होता है, क्यों होता है? क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नागार्जुन का जो ज्ञानात्मक आधार है वो कमज़ोर है, या इसका कोई कारण है जिसके कारण वो उनमें होता है। अब यहाँ पर एक और भी प्रश्न उठता है कि क्या मोह भंग सिर्फ नागार्जुन का ही हुआ, बाकी किसी का मोह भंग नहीं हुआ? जो बहुत समझदार पार्टियों के जो लोग होते हैं उनका भी मोह भंग हुआ। लेकिन इस मोह भंग का कारण आवेग धर्मिता ही हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन इस आवेग धर्मिता ने नागार्जुन की कविताओं को एक ताकत दी। कई बार ऐसा होता है कि कवि एक मिथ को मान लेते हैं, कुछ चिंतन वो करते होते हैं, उनको लगता है कि ये सही है, और उसके बाद उनको जोश आ जाता है और उसकी वो कविताएं लिखते हैं। इसका तो माने भले ही वो मोह गलत है, लेकिन उस मोह ने सर्जन किया, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए बराबर उनको ये लगता है कि भारत में अभी तक तो क्रांति हुई नहीं और निकट भविष्य में उसके होने की कोई संभावना भी नहीं है। तो नागार्जुन ने इस स्थिति पर भी लिखा, माने जिस चीज़ को सबसे वो कामना करते रहे जीवन भर, उस पर कविता लिखी। काश क्रांतियाँ उतनी आसानी से हुआ करती, काश क्रांतियाँ उतनी सरलता से संपादित हो जाती, काश क्रांतियाँ योगी, ज्योतिषी या जादूगर के चमत्कार हुआ करती, काश क्रांतियाँ बैठे ठाले सज्जनों के दिवा स्वप्नों सी घटित होती। बैठे ठाले जो सज्जन हैं वो बैठे बैठे दिन में सोचते रहते हैं, चलो एक अच्छी सी चीज़ हो जाए, एक स्वप्न देखा और वो घटित हो गया। इस तरह से घटित नहीं होती, ये बड़ी मुश्किल प्रक्रिया होती है, और नागार्जुन ने इस मुश्किल का जिक्र किया। ऐसी जो स्थिति होती है इसमें जो जनता से जो प्रेम करते हैं वो नागार्जुन जैसे कवि, उन कवियों में अस्थिरता, बेचैनी, उतावलापन ये आ जाता है, और ये जो है सब उसी आवेग धर्मिता के कारण आता है। आप बेचैन हो जाते हो। जिन्हें क्रांति के होने और न होने की कोई चिंता नहीं है, उनमें वे आवेग धर्मिता क्यों आएगी? उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समाज में प्रचलित आम समझ से परिचालित बुद्धिजीवी को न इस संकट की अनुभूति होती है और न उसका कभी कोई मानसिक संतुलन बिगड़ता। ऐसे लोग जिसे कहते हैं बहुत मज़े में हैं, लेकिन नागार्जुन को हर बार लगता रहता है, सोते जागते उठते उठते, कि कब होगी क्रांति, कब होगी इनकी दिवाली। जहाँ संघर्ष तीव्र है वहाँ नागार्जुन मौजूद है, वे वहीं भावुक हो जाते हैं। भोजपुर शीर्षक कविता एक उन्होंने लिखी जिस समय बहुत भोजपुर आंदोलित था, तो उन्होंने लिखा, यही धुआं में ढूंढ रहा था, यही आग में खोज रहा था, यही गंध थी मुझे चाहिए, बारूदी छर्रे की खुशबू। अब आप इसके वक्तव्य से असहमत हो सकते हैं, इनकी बातों से, विचारों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन कवि के मन में ये जो आवेग आया, इस आवेग ने जिन शब्दों की सृष्टि की और जो विचार इस कविता के अंदर व्यक्त हुए, जो बिंब इस कविता के अंदर व्यक्त हुए, जो संवेदना व्यक्त हुई, वो लगता है कि किसी बड़े कवि का ही लक्षण है। जहाँ शांति है, व्यवस्था है, वहाँ जन कवि को कोई रुचि नहीं। नागार्जुन वो कुछ नहीं कहते। जहाँ संघर्ष है वहाँ कवि है और वहाँ कविता। और इसीलिए जब भी आज़ादी के बाद में जब जब जन संघर्ष बढ़ा, कवि को लगता है कि अब क्रांति की दिशा में आगे बढ़ने वाला कदम हुआ। ये कदम छोटा ही क्यों न हो, पर नागार्जुन उस समय जोश में आ जाते हैं और जिसको कहते हैं कि वो आवेग धर्मी हो जाते हैं। और आवेग धर्मिता का एक बड़ा लक्षण होता है कि वो अतिरंजनापूर्ण वर्णन करने लगते हैं। और ये अतिरंजनापूर्ण वर्णन यथार्थवाद नहीं है, जिससे कि सिद्धांत की वकालत जो हम शास्त्रीय सिद्धांतकार करते हैं, नहीं, वो अतिरंजना में अपनी बात कहते हैं। वो कहते हैं, लेकिन क्यों कर बुझने दूं मैं अपना वाजिब क्रोध, बच्चों के हत्यारों से पब्लिक लेगी प्रतिशोध, इस पवित्र प्रतिशोध यज्ञ में मैं हूँ सबके साथ, क्यों गूंगा हूँ बतलाओ झुकने दूं क्यों मात। ये है भावावेग का अतिरंजनापूर्ण वर्णन। भावावेग का संतुलन उन्हीं के यहाँ होता है जो न किसी चीज़ पर मुग्ध होते हैं न क्रुद्ध, अतः उनकी भाषा भावावेग रहित होती है, संतुलित और निश्चित। लेकिन नागार्जुन की कविता में ये नहीं है।
नागार्जुन की कविता में व्यक्त विचारों की सैद्धांतिक समीक्षा की जाए और सिद्धांत के स्तर पर देखा जाए तो उनमें बहुत सारी कमियां और बहुत सारे भटकाव नज़र आएंगे। हर तरह के लोगों ने ये किया और इसीलिए गणितीय नाप जोख में जो ये असंगतियां हैं और अंतर्विरोध हैं वो मिल सकते हैं। ये और जो बहुत सारे जानकार चिंतक विचारक हैं और वो उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन जनता से जुड़े साहित्य का एक मानक नागार्जुन ने निर्मित किया, भले ही वो मानक शास्त्रीय दृष्टि से सही नहीं हो, फिर भी ये सही है कि उनकी रचनाओं में भावावेग का उबाल प्रकट होता है। कोई घटना घटित हुई, कवि का मन उद्वेलित हुआ और उन्होंने इस उद्वेलन को कविता में व्यक्त कर दिया। इसे व्यक्त करके कवि भी उससे मुक्त हो गया और यहीं कविता भी समाप्त हो जाती है। कविता लिखने के बाद कवि के पास उस विशेष संदर्भ में कुछ नहीं बचता, वह सब कुछ निश्चेष कर चुका होता है। इसके कारण आज एक बात ठीक लगी उसे कह दिया, कल दूसरी बात ठीक लगी उसे कह दिया। इस तरह उनकी कविता में बाह्य संघर्ष तो खूब है, लेकिन आत्म संघर्ष नहीं है, क्योंकि आत्मा तो पाक साफ है, मलाल तो कुछ है ही नहीं। जब भी अपने आप में कोई गलती देखी तो उन्होंने तुरंत सुधार लिया, गलती को स्वीकार करके उसे हटा दिया। फिर आत्म संघर्ष की क्या आवश्यकता है। इसलिए ये जो आत्म संघर्ष मुक्तिबोध की कविता की जो बहुत भारी विशेषता है वो इनमें नहीं दिखाई देती। उनको जो ठीक लगता है उसकी वो बात करते हैं। नागार्जुन की कविता का अगर हम भाव विश्लेषण करें तो उनकी कविता में वर्ग घृणा नहीं मिलती, एक वाजिब क्रोध दिखाई देता। और घृणा और क्रोध की प्रकृति में अंतर होता है। आप जानते हैं कि क्रोध जब आता है तो बहुत तेजी से आता है और फिर धीरे धीरे उतरने लगता है और फिर एकदम उतर जाता है। फिर ठंडे दिमाग से जब आदमी सोचता है तो पात्र की स्थिति, उसकी सीमा और सामर्थ्य को ध्यान रख करके और हंसकर उसे टाल देता है, कुछ इस विश्वास के साथ कि तुमसे और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। इसलिए क्रोध से उत्पन्न जो निराशा है वो हास्य में बदल जाती है। इंदिरा गांधी पर नागार्जुन ने बहुत कविताएं लिखी है और उन कविताओं के अंदर आपको इस प्रक्रिया को देखने को मिलता है। घृणा की प्रक्रिया इससे उल्टी होती है। क्रोध समझ के बाद शांत हो जाता, घृणा समझ के साथ साथ बढ़ती जाती है। घृणा करने वाला अपने दुश्मन को कभी कमजोर मानकर नहीं चलता। ऐसा रचनाकार अपने दुश्मन का वर्णन कभी हल्के हास्य से नहीं करता। अभिव्यक्ति पक्ष की सहजता भी यहाँ घृणा के असर को गहराने का काम करती है। घृणा में समझौता की संभावना नहीं रहती। क्रोध जो है वो उदारता पूर्वक क्षमा कर देता है, जबकि घृणा क्षमा नहीं करती। घृणा विचारवान होती है और क्रोध भावुक होता है। घृणा ठंडी लग सकती है लेकिन स्थायी होती है। क्रोध तीक्ष्ण होता है लेकिन अस्थायी होता है। क्रोध प्रवाह में बह सकता है। क्रोधी को जब ज्ञान होता है तो वह संत बन जाता है और संत समझ सकता है कि छोड़ो, किस किस को तंग करते रहोगे, सब ठीक हो जाएंगे या कर दिए जाएंगे। वह संकट की घड़ियों में भी प्रसन्न रह सकता है। भय और आशंका कभी उसके पास आती नहीं। वह अपने विरोधी को नगण्य और तुच्छ समझता है, इसलिए वह निश्चिंत होता है। उसे अपने विरोधी से सतर्क रहने की आवश्यकता कभी महसूस नहीं होती। उसे किसी से मोह नहीं होता, यहाँ तक कि अपने यश से भी नहीं। उसमें ग्लानि और पश्चाताप जैसे भाव तो कभी आते ही नहीं। जो किया ठीक किया, जो करेंगे वे भी ठीक ही करेंगे। इसके विपरीत घृणा करने वाला व्यक्ति आत्म परिष्कार में लगा रहता है, बेचैन रहता है, दुश्मन से आतंकित रहता है तथा दुश्मन से लड़ने के लिए अपने आप से लड़ता रहता है। उसका आत्म संघर्ष हमेशा चलता रहता है। हिंदी में नागार्जुन की कविता में शासक वर्ग के प्रति क्रोध और मुक्तिबोध की कविता में घृणा का भाव प्रमुख रूप से मिलता है। अतः नागार्जुन में बाह्य संघर्ष अधिक है और मुक्तिबोध की कविता में आत्म संघर्ष। नागार्जुन ने अनेक राजनेताओं, इंदिरा गांधी, चरण सिंह, राजनारायण, मोरारजी देसाई आदि पर क्रोध के भाव से भरी हुई अनेक कविताएं लिखी है। नागार्जुन अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता पर बल देते हैं। इतने लंबे काव्य जीवन में उन्होंने हमेशा हर पल इस आवश्यकता को गंभीरता से महसूस किया। व्यवस्था विरोधी मानस के पाठकों को नागार्जुन का ये गुण आकर्षित करता। फिर नागार्जुन ने अपनी कविता को यहाँ की सांस्कृतिक शब्दावली में व्यक्त किया। उनकी कविता के पात्र पूरे सांस्कृतिक परिवेश में हमारे सामने आते हैं। ये पात्र चाहे शत्रु पक्ष के हों या जन पक्ष के। बंदी युवकों के समर्थन में नागार्जुन ने कविता लिखी तो शीर्षक दिया, कब होगी इनकी दिवाली, क्रांति कब होगी। यह न कहकर कवि ने दिवाली को प्रसन्नता से
क्रांति के उल्लास से कर दी। रोजनबर्ग दंपति पर लिखते हुए उन्होंने रोहितास और हरिश्चंद्र याद आए। इसी तरह शब्द भेदी बाण चला रहे शिकारी, हिडम्बा की हिचकी, सुरसा की जम्बाई, छींक मार कर करोन असगुन जैसी पंक्तियां जिस परिचित काव्य लोक का निर्माण करती है उसे हिंदी पाठक पराया महसूस नहीं करता। उसे नागार्जुन की कविता में अपने देश की धड़कन, स्मृति, परंपरा और संस्कृति के दर्शन होते हैं। नागार्जुन कभी निरर्थक सिद्धांत चिंतन में नहीं लगे रहे, बल्कि जीवन की जीवंत धड़कन को उन्होंने अपनी कविता में लोकप्रिय ढंग से व्यक्त किया। इस लोकप्रिय पद्धति के कारण उन्होंने अपने समय के नेताओं की निंदा करने के लिए गांधी जी के आदर्शवाद का सहारा लिया। कांग्रेसी नेताओं के भोगवाद से तो गांधी जी की त्याग भावना अच्छी थी। तो तीनों बंदर बापू के कविता में नागार्जुन ने लिखा, मूंड रहे दुनिया जहान को तीनों बंदर बापू के, चिढ़ा रहे हैं आसमान को तीनों बंदर बापू के, बदल बदल कर चखे मलाई तीनों बंदर बापू के, गांधी छाप झूल डाले हैं तीनों बंदर बापू के, असली हैं सर्कस वाले हैं तीनों बंदर बापू के। इस कविता को पढ़कर लग सकता है कि इसमें गांधीवादी दृष्टि से आज की राजनीति की आलोचना की गई, लेकिन नागार्जुन गांधीवादी नहीं है। उन्होंने तो इस लोकप्रिय भाव का उपयोग किया है। वैसे नागार्जुन के व्यंग बड़े चुटीले होते हैं। उनका व्यंग व्यवस्था की विद्रूपता को उगाड़कर हमारे सामने रखता है। नागार्जुन अपने प्रति जितने निर्मम उतने ही दूसरे के प्रति भी। उनके व्यंग की जद में जो नेता आता है, चाहे वो भारतीय नेता हो, चाहे ब्रिटेन की महारानी हो, चाहे सत्ता के दलाल हों, घूस की कमाई खाने वाला अफसर हों, सब है। तो ये जो है कच्ची हजम करोगे, उन्होंने लिखा कि सब व्यंग करके कैसे आते हैं, तो कच्ची हजम करोगे, पक्की हजम करोगे, बोफर्स की दलाली गुपचुप हजम करोगे, नित राजपाट जाकर बापू भजन करोगे। इसी तरह बापू के बंदरों की करामात पढ़िए। उन्होंने लिखा, संतों के हित साध रहे हैं तीनों बंदर बापू के, युग पर प्रवचन लाद रहे हैं तीनों बंदर बापू के। जिस जवाहरलाल नेहरू की वे लगातार आलोचना कर रहे थे, उन्हीं नेहरू का पक्ष लेकर उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी की आलोचना कर डाली। इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। नागार्जुन इस भोगवाद की आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि ये भोगवाद जनता के शोषण और अत्याचार पर कायम है। लोकप्रिय पद्धति में इस तरह की कविताएं लिखने के कारण रचना और अंततः कवि की वैचारिक दृष्टि का सवाल भी उठ खड़ा होता है, क्योंकि लोकप्रियता अंत के दर्शन के स्तर पर वर्तमान व्यवस्था का ही समर्थन करती है और इसका सार्थक उपयोग बहुत कठिन कार्य है। नागार्जुन ने जहाँ जहाँ इस पद्धति का उपयोग किया वहाँ वहाँ उनकी रचना का वैचारिक परिप्रेक्ष्य कमजोर पड़ गया। कविता तो प्रभावशाली लगती है, परंतु रचना की प्रेषणीयता भी उससे बढ़ती है, लेकिन वैचारिक दृष्टि इससे थोड़ी धुंधली हो जाती है। नागार्जुन की कविता में शत्रु पक्ष के प्रति एक ही भाव क्रोध नहीं, बल्कि और भी अनेक भाव है। वे सबसे अधिक परिहास में आनंद लेते हैं। शासक वर्ग के लोग जब परेशान होते हैं, जब उन्हें उलझन होती है, निर्णय लेने में कठिनाई महसूस होती है, तब उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, तब नागार्जुन को परिहास सूझता है। उनकी कविता है परेशान हैं कांग्रेसी। एक दूसरी कविता है जनता वाले परेशान हैं, 3 दिन 3 रात जैसी अनेक कविताओं में ये परिहास में आनंद की अनुभूति उत्कृष्ट रूप में हुई है। इसी तरह उनकी एक कविता है शासन की बंदूक। इसमें उन्होंने लिखा, जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बालन बांका कर सकी शासन की बंदूक। यह शासन जिसकी शक्ति बंदूक की नली में है के विरुद्ध ये कविता गुरिल्ला छेड़छाड़ का आनंद देती। अत्याचारी और शक्तिशाली माने जाने वाली बंदूक असहाय है, ये कोयल की कूक को दबा नहीं सकती, कोयल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। योगीराज अरविंद को संबोधित करते उन्होंने लिखा है, हम प्राणी हैं जले कपारों वाले, सूझ रहा है इसीलिए परिहास, जय है आज़ाद हिंद के पोप, हम विदग्ध पर करना नहीं प्रकोप। नागार्जुन को परिहास सूझ रहा है, फिर भी निवेदन कर रहे हैं कि तुम प्रकोप मत करना। परिहास करते समय अपने कवि व्यक्तित्व को बहुत ऊपर उठा लेते हैं, इतना ऊपर उठा लेते हैं कि परिहास पीड़ित व्यक्ति यदि प्रकोप भी करे तो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नागार्जुन में संबंधहीन परिहास वृत्ति नहीं मिलती। वे किसी का, भले ही वे शत्रु हो, सिर्फ मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि कहीं गहरे में वे किसी पक्ष से जुड़े होते हैं, उससे संबंध महसूस करते हैं। वे जनता का पक्ष लेकर जन विरोधी व्यक्तियों ताकतों का मजाक उड़ाते हैं। इसलिए नागार्जुन जहाँ दुखद घटनाओं और बातों को हास्य में रूपांतरित करके अभिव्यक्त होते हैं, वहाँ कवि हंसता नहीं है, बल्कि जनता की पीड़ा को अनुभव करके सोचता है। ऐसा हास्य
तनाव मुक्त नहीं होता। अतः ऐसी कविताएं पढ़ते हुए पाठक भी हंसता नहीं बल्कि सोचता है। फिर प्रश्न उठता है कि नागार्जुन हास्य का, परिहास का इस्तेमाल करते ही क्यों हैं? इसका कारण यह है कि परिहास मन को हल्का कर देता, डरावनी और दुखद घटनाएं मन को आतंकित न करे, डराए नहीं, इसलिए कवि हास्य के द्वारा उसके प्रभाव को हल्का करता। वैसे तो ये आतंककारी सत्ता स्वयं चाहती है कि लोग उनसे डरे, वह जनता को भयभीत देखना चाहती है। जनता के भय पर ही उनकी सत्ता कायम है। नागार्जुन अपनी रचना में सत्ता के इस भय को हटा देते हैं, उसे हास्यास्पद बना देते हैं। सत्ता जिस बात को गंभीरता से ले रही है, कवि उसे अगंभीरता से ले रहा है। इसलिए नागार्जुन का पाठक डरता नहीं, आतंकित नहीं होता, बल्कि मुक्त और सहज हो जाता है। किसी भी जन संघर्ष की सफलता के लिए आवश्यक है कि जनता ये समझे कि शत्रु पक्ष अदना है, वह शक्तिशाली प्रतीत होते हुए भी असमर्थ, कमजोर और लाचार होता जा रहा है। हम उसकी तुलना में संगठित और मजबूत है, तभी जनता का मनोबल बना रहेगा। नागार्जुन इसीलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो अपनी कविता के द्वारा जनता का मनोबल बनाए रखते हैं, जनता के दुख दर्द के साथ गहरी संबंध भावना महसूस करते हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि नागार्जुन सिर्फ क्रोध ही नहीं करते, दुलार भी करते हैं। जितना क्रोध करते हैं उससे कम दुलार नहीं करते, बल्कि इस दुलार के कारण ही क्रोध करते हैं। इस दुलार की अभिव्यक्ति नेवला कविता में हुई है, बंधु डॉक्टर जगन्नाथ में हुई है, या फिर कब होगी इनकी दिवाली जैसी कविता में हुई है। परंतु सबसे सफल सशक्त अभिव्यक्ति चंदू मैंने सपना देखा शीर्षक कविता में हुई है। जब वो कहते हैं चंदू मैंने सपना देखा, कल परसों ही छूट रहे हो, चंदू मैंने सपना देखा, खूब पतंगे लूट रहे हो, चंदू मैंने सपना देखा, लाए हो तुम नया कैलेंडर, चंदू मैंने सपना देखा, तुम हो बाहर मैं हूँ बाहर। नागार्जुन ने अपनी कविताओं में आगामी युगों के मुक्ति सैनिक की तस्वीर भी दी है। हरिजन गाथा में एक अछूत शिशु के जन्म पर आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, अरे देखना इसके डर से थर थर कांपेंगे हत्यारे, चोरू चक्के, गुंडे डाकू सभी फिरेंगे मारे मारे। ये जो कविता में जनता के जीवन के प्रति जो प्रेम है, जो संबंध भावना वो महसूस करते हैं, जनता के दुख सुख से जो लगाव महसूस करते हैं, उसी के कारण नागार्जुन है। विरोध, विद्रोह और क्रांति के गीत गाने वाले तो और भी बहुत सारे कवि मिल जाएंगे, लेकिन जनता से इस तरह से प्रेम करने वाले नागार्जुन जैसे कवि बहुत ही कम हैं। नागार्जुन की जो कविता है वो बहुत आम बोलचाल की भाषा में चलती है, और आम बोलचाल की भाषा में ही वो अपनी बात कहते हैं। और उनकी बात चूंकि जनता से प्रेम करने वाली बात है और उस भाव को वो अभिव्यक्त करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आम आदमी उनकी कविता को समझ ले। इसलिए वो जटिल शब्द विधान, जो जैसे हिंदी में जो भाषा की परंपरा का हम विकास देखें तो जो प्रसाद की भाषा है, या बाद में जाके जो अज्ञेय की भाषा है, या इस अर्थ में मुक्तिबोध की भाषा है, वो भाषा भी इनमें नहीं है, बल्कि एकदम जैसे घर में बैठे हुए बैठे ठाले जैसे गप मारने वाले, आपसी बातचीत करने वाले, स्नेह में पगे हुए लोग आपस में जो बात करते हैं उस भाषा का ही उपयोग करते हैं। और दूसरी बात जो नागार्जुन की कविता की विशेषता ये है कि वो एक खास अर्थ में एक थोड़े समय के लिए किया गया एक प्रचार भी है, तो प्रचार को भी बड़ा महत्व देते हैं कि कविता में वो किस तरह के विचारों का प्रचार करते हैं। और प्रचार में वैचारिकता हावी नहीं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप एक विशेष विचार से पैदा हुई है आपकी कविता, लेकिन आप वो विचार प्रकट नहीं कर रहे वहाँ पे, वहाँ आपकी भावनाएं प्रकट होती है, आपके अनुभव प्रकट होते हैं, और जो रिश्ता है कवि का जनता के साथ, या जिसको कहना चाहिए पाठक के साथ, उस रिश्ते पर वो जोर देते हैं। इसलिए रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो रिश्ता है वो पाठक भी जनता ही है। और कई बार जनता की तरफ से वो जब सत्ताधारी वर्ग पर आक्रमण करते हैं या उस पर कोई टिप्पणी करते हैं, तो भी अर्थ जो संप्रेषित जो किया जाता है वो उस पाठक के लिए। इसलिए नागार्जुन का पाठक भी अपने में बहुत महत्वपूर्ण है, और उस पाठक का वो रूप निर्मित करते हैं, उस पाठक का वो मनोरंजन भी करते हैं, उस पाठक को चिंता से मुक्त करते हैं, और उस पाठक के साथ एक आत्मीयता का, लगाव का वातावरण वो सृजित कर देते हैं। अब ये जिस घटना पर लिख रहे हैं वो घटना सफल होती है नहीं होती है, क्रांति होती है नहीं होती है, एक सीमा के बाद में ये प्रश्न अप्रासंगिक हो जाता है। ये एक राजनीतिक प्रश्न है, और राजनीतिक लोग इसके बारे में जो कुछ निर्णय लेना हो ले। कवि प्रेम करता, इसलिए नागार्जुन भी प्रेम करते हैं, और उस अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तुम खुश मैं खुश। जैसे बस सर्विस बंद थी, 3 दिन 3 रात हड़ताल हो गई,
और एक शहर में 3 दिनों के लिए बसों की रहे तो अब बस ही नहीं चल रही, और तो बस नहीं चल रही है तो सब बेचैन। तो कवि ने यहाँ पर कहा कि बस उन्होंने आनंद है, अब ये इस चिंता में नहीं गए कि अब इसके कारण कितनी व्यवस्था फैली। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी परिस्थिति आ गई जिस पर ना हम सहज रूप से मुक्त भाव से बातचीत ही कर सकते हैं। तो ये नागार्जुन की रचना की ये विशेषता है, और इस विशेषता को नागार्जुन बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए नागार्जुन समकालीन कविता के, आधुनिक कविता के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि के रूप में माने जाते हैं, जो एक विशेष विचार प्रणाली से आते हुए भी सभी लोगों के लिए, आम जनता के दुख दर्द और उनकी खुशी, प्रसन्नता, उल्लास की वो अभिव्यक्ति करते हैं।